नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर कर रहे थे जिसमें वेक्टर कैलकुलस चल रहा था और कुछ थ्योरम्स और बतानी है। फिर चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे अपने और ये लेक्चर नंबर अपना 4 है। सबसे पहले दोस्तों, आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो, आप लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो। चलो करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट जहाँ पे लास्ट लेक्चर में अपन ने छोड़ा था। हाँ, थ्योरम्स की बात कर रहे थे अपन। 3 थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अपनी थ्योरम है कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि और केवल यदि डी एफ टी अपॉन डी टी क्या हो 0। आसान सी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कोई सदिश एफ टी अचर होगा, कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि और केवल यदि डी एफ टी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाए 0। तो आसान है, अचर होगा तो उसका अवकलन 0 और अवकलन 0 है तो अचर होगा। प्रूफ आपको पता है, यदि और केवल यदि आ रहा है तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आवश्यक शर्त। चलो थ्योरम उतारिए सबसे पहले आप। ठीक है, प्रूफ पार्ट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो एफ टी को आप अचर सदिश मान लो, फिर इसके अवकलज को 0 बता देंगे। नेसेसरी कंडीशन में लिखता हूं, माना एफ टी है वो अचर सदिश है, मतलब कांस्टेंट वेक्टर। मान लो एफ टी है वो अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर। अब कांस्टेंट वेक्टर है तो बताओ क्या टी में परिवर्तन करने पर एफ में चेंज होगा? भाई अगर आप जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स में चेंज करने से एफ एक्स में चेंज होता। लेकिन बताओ क्या टी में मैं डेल्टा टी परिवर्तन करूं तो एफ टी में चेंज होगा क्या? अच्छा, एफ टी में जो परिवर्तन होगा उसको आप डेल एफ मान लो। एफ टी में जो भी परिवर्तन होता है उसको आप क्या मान लो? डेल एफ मान लो। तो बताओ एफ टी में परिवर्तन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ टी बराबर कांस्टेंट है, तो आप टी की जगह कुछ भी रख दो, एफ टी का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैं इसमें लिख देता हूं एफ टी कांस्टेंट वेक्टर है, अतः टी में अल्पांश परिवर्तन, अतः टी में अल्पांश परिवर्तन डेल्टा टी करने पर, अतः टी में अल्पांश परिवर्तन डेल्टा टी करने पर एफ टी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एफ टी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप टी में डेल्टा टी परिवर्तन करोगे तो एफ टी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अच्छा एफ टी में परिवर्तन होता है उसको किससे दर्शाते हैं? डेल एफ से। तो डेल एफ का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई एफ टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और एफ टी में जैसे टी में परिवर्तन को डेल्टा टी से दर्शाते हैं वैसे एफ टी में परिवर्तन को डेल एफ से दर्शाएंगे तो डेल एफ का मान कोई भी चेंज नहीं होगा, डेल एफ का मान 0। अब देखो दोस्तों, डी एफ टी अपॉन डी टी, यहाँ बार बार डी एफ टी क्यों लिखते हो? डी एफ अपॉन डी टी लिख दो ना, क्योंकि टी का तो फर्क पड़ ही नहीं रहा एफ के ऊपर।
तो डी एफ अपॉन डी टी बराबर क्या लिखता हूँ, लिमिट जब टी में डेल्टा टी परिवर्तन करेंगे तो एफ में कितना परिवर्तन, डेल एफ, और डेल्टा टी गोज टू 0। ये फॉर्मूला होता है डी एफ अपॉन डी टी का। क्या होता है कि एफ में अल्पांश परिवर्तन और किसके सापेक्ष से, समय के सापेक्ष से कितना एफ में अल्पांश परिवर्तन हो रहा है। लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, और डेल एफ का मान यहाँ पहले ही 0 है तो लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही ये मान कितना हो गया, 0। तो इसलिए कुल मिला के डी एफ अपॉन डी टी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। एफ टी को कांस्टेंट वेक्टर लेके चला, डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0 हो गया। ये तो नेसेसरी कंडीशन है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त। सफिशिएंट कंडीशन, इसको बोला जाता है पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त क्या होता है, इसको 0 लेके चलो और एफ टी को अचर बताओ, तो लेट डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0। ठीक है। अब देखो दोस्तों, चूंकि एफ टी बराबर आप ऐसे लिख लो, एफ टी बराबर ऐसे लिख लो, F1 टी आई कैप, भाई सदिश है ना एफ टी, तो F1 टी आई कैप, या देखो F1 भी टी का फलन होगा, F2 भी टी का फलन होगा, F2 टी जे कैप, F3 टी के कैप। ठीक है। अब बार बार ये टी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अपन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बात है कि कैपिटल एफ भी टी का फलन है, F1 भी टी का फलन है, F2 भी टी का फलन है और F3 भी टी का फलन है। तो यहाँ लिख दिया F बराबर हो गया F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। और F1 F2 F3 क्या है, हियर F1 F2 और F3 अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदिश सदिश एफ के घटक हैं, सदिश एफ के घटक हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसमें एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं अक्षों के अनुदिश, अपने कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। वैसे ही F1 F2 F3 भी अक्षों के अनुदिश घटक हो गए। आप यहाँ से डी एफ अपॉन डी टी निकालिए साहब, तो डी एफ अपॉन डी टी निकालोगे तो डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा इसका, और वो इधर भी करना पड़ेगा, तो कुल मिला के वो बन जाएगा डी एफ 1 अपॉन डी टी आई कैप, डी एफ 2 अपॉन डी टी जे कैप, डी एफ 3 अपॉन डी टी के कैप। ठीक है। और डी एफ अपॉन डी टी का मान कितना है, 0 है, तो कुल मिला के ये ऐसा बन गया 0 बराबर डी एफ 1 अपॉन डी टी आई कैप, डी एफ 2 अपॉन डी टी जे कैप, डी एफ 3 अपॉन डी टी के कैप। डी एफ अपॉन डी टी का 0। अब देखो ये एक सदिश है और ये सदिश 0 के बराबर कब होगी, जब इसके तीनों कंपोनेंट 0 हो। ये आई कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, जे कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, के कैप का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आई कैप का कोफिशिएंट तो क्या है, डी एफ 1 अपॉन डी टी बराबर डी एफ 2 अपॉन डी टी बराबर डी एफ 3 अपॉन डी टी। तीनों के मान कितने होने चाहिए, 0। अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तभी इस पूरे वेक्टर का मान कितना आएगा, 0। और ये 0 हुआ, डी एफ 1 अपॉन डी टी बराबर 0, इसका मतलब F1 कॉन्स्टेंट, डी एफ 2 अपॉन डी टी बराबर 0, इसका मतलब F2 भी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब F1 बराबर कॉन्स्टेंट, F2 भी कॉन्स्टेंट और F3 भी कॉन्स्टेंट। ठीक है।
पर df1 अपॉन dt 0 तो f1 कॉन्स्टेंट, df2 अपॉन dt 0 तो f2 कॉन्स्टेंट, df3 अपॉन dt 0 तो f3 भी कॉन्स्टेंट। इसलिए f बराबर हो गया कॉन्स्टेंट वेक्टर। कैसे हुआ भाई? f बराबर क्या माना था? f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप, और मैंने f1 को भी कांस्टेंट बता दिया, f2 को भी कांस्टेंट बता दिया, f3 को भी कांस्टेंट बता दिया। तो बताओ जिस सदिश के तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट होते हैं वो सदिश क्या कहलाता है? कांस्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो f अपना बन गया कांस्टेंट वेक्टर। तो ये पहली थ्योरम थी जिसमें f को कांस्टेंट वेक्टर लेके चला, डेरिवेटिव का मान 0 बता दिया, डेरिवेटिव का मान 0 लेके चला, कांस्टेंट वेक्टर बता दिया। कीजिए इस थ्योरम को, आसानी प्रमेय है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। ओके, उतार लिया, बढ़ो आगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली थ्योरम के बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। ये पहली थ्योरम तो फिर भी कम चांस है जाने के, लेकिन सेकंड और थ्योरम, थर्ड थ्योरम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो समझना थोड़ा ध्यान से। यदि एफ टी का केवल परिमाण अचर होगा, यदि और केवल यदि उसके डेरिवेटिव का मान 0। थ्योरम नंबर सेकंड क्या है? सदिश एफ टी का केवल परिमाण अचर होगा यदि और केवल यदि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0। ठीक है, स्टेटमेंट या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे बोल सकता है कि अचर परिमाण का जो सदिश होता है हमेशा अपने अवकलज के लंबवत होता है। इसी का और लगा के ये भी आ सकता है कि एक अचर परिमाण का सदिश अचर परिमाण का सदिश एक अचर परिमाण का सदिश सदैव अपने अवकलज के लंबवत होता है।
सदैव अपने अवकलज के लंबवत होता है। एक अचर परिमाण का जो सदिश होता है वो सदैव अपने अवकलज के क्या होता है, लंबवत होता है। वही बात है, सेम स्टेटमेंट है कि एफ टी का परिमाण को अचर लेके चलेंगे और एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0 बता देंगे। अब यदि और केवल यदि ये तो नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एफ का परिमाण अचर है और ये एफ का अवकलज है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों लंबवत होती हैं। तो इसके स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं कि अचर परिमाण का जो सदिश होता है हमेशा अपने अवकलज के क्या होता है, लंबवत होता है। इसका मतलब एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0। चलो ठीक है, प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एफ टी के परिमाण को अचर लेके चलेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे। माना सदिश एफ टी का परिमाण अचर है। माना सदिश जो एफ टी है उसका परिमाण अचर है, इसका मतलब एफ टी का मोड क्या है, कांस्टेंट है। एफ टी का परिमाण अचर है। अब परिमाण अचर है तो उसका डेरिवेटिव करो, डी अपॉन डी टी मोड एफ, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। अरे भाई, एफ टी का जो परिमाण होता है उसको मोड लगा के दर्शाते हैं परिमाण को, तो मोड है, मोड एफ का मान कांस्टेंट है, तो उसके डेरिवेटिव का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव का मान। अब देखो दोस्तों, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि एफ डॉट, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देखता हूं, एफ डॉट एफ लिखोगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल करोगे तो क्या लिखोगे, मोड एफ स्क्वायर, और बीच में समान सदिश हैं तो एंगल 0, तो कोस 0, और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो एफ डॉट एफ कितना होता है, मोड एफ स्क्वायर। अब क्या काम करो कि दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करो, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करोगे तो डी अपॉन डी टी और मोड एफ स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे। अब यहां देखना, आपने पहले एफ को रोका, तो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी डॉट एफ बराबर, इधर डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो पावर के हिसाब से होगा, तो 2 मोड एफ, और फिर मोड एफ का करोगे तो डी मोड एफ अपॉन डी टी, पावर के हिसाब से तो हो गया 2 मोड एफ, फिर मोड एफ का ही हो गया। आपको पता है कि इसको आगे इसको पीछे करते तो कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बन गया 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर, डी एफ अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है तो इसको डाल दिया इक्वेशन 1, और इक्वेशन का 1 का यूज़ करने से इसका मान 0 हो गया, तो ये टोटल 0 लिख देंगे यूजिंग 1। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो f डॉट डी एफ अपॉन डी टी 0 है, ठीक है। अब f क्या है, f का परिमाण अचर है, तो फिर अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0, तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा कुल मिला के ये जो रिजल्ट आना था वो यहीं पे अगर अपन फोकस कर ले तो ये रिजल्ट आ गया। देखो ये तो 0, 2 तो 0 में चला गया क्योंकि वो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हो गया। तो मैंने दोस्तों की एफ टी का परिमाण अचर माना था, मोड एफ को कांस्टेंट माना था, और मोड एफ को कांस्टेंट मानते हुए मोड एफ का डेरिवेटिव 0, फिर ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ एफ डॉट एफ बराबर मोड एफ स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव किया, और
यूजिंग इक्वेशन 1 से इसका मान 0 हो गया, तो ये पूरा 0 कुल मिला के नेसेसरी पार्ट अपन ने इस प्रकार से कर लिया है। अब इसके बाद में अपन सफिशिएंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक बार आप लोग कॉपी कीजिए इसको। ओके, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। सफिशिएंट पार्ट भी इसका आसान है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन की बात करें, अब ये लेके चलना है और एफ टी को अचर बताना है, एफ टी के परिमाण को अचर बताना है। तो लेट एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर है 0। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। ये तो मान के चलेंगे और मोड एफ को कांस्टेंट बताएंगे। वीडो हम जानते हैं, अब जो चीज़ जानते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या जानते हैं? एफ डॉट एफ बराबर होता है मोड एफ स्क्वायर। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अभी लिखा था ना मैंने डेरिवेटिव, क्या लिखा था? ये रहा 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी बराबर इसका डेरिवेटिव 2 मोड एफ डी मोड एफ अपॉन डी टी, और ये तो 0 हो गया यूजिंग 2। अच्छा, 2 को बोथ साइड से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। और ये 0 में चला गया या 2 कट गया। और यूजिंग 2 की बात करूँ मैं, यूजिंग 2 से ये तो 0 गया, तो कुल मिला के मोड एफ डी मोड एफ अपॉन डी टी 0 हो गया। ओके, अरे इक्वेशन 2 के यूज से इधर वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये 0। अब दोस्तों कुल मिला के यहाँ से मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब ये तो 0 हो नहीं सकता मोड एफ, तो क्योंकि मोड एफ 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर मोड एफ 0 हो गया तो डी एफ अपॉन डी टी के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाई ये दोनों हैं, इनका गुणनफल 0 हो रहा है, गुणनफल 0 हो रहा है। एफ टी क्या है? एफ टी का जो मोड है, मोड को अचर बताना है, मोड को अचर बताना है। तो आप क्या काम लो, इसको काम में मत लो, आप इस वाले को काम में लो। मतलब मैंने ये लिख लिया डी अपॉन डी टी और मोड एफ बराबर है 0, ये वाला ले लिया। और ये वाला लेने से इसका मतलब मोड एफ का डी अपॉन डी टी 0 हो रहा है, तो मोड एफ क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, तो जो चीज़ अपने को जैसा चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। यहाँ आप अगर इसको 0 मान लेते तो फिर प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को तो मोड एफ को 0 थोड़ा ना बताना था, मेरे को मोड एफ को कांस्टेंट बताना था। तो अपन ने इसको 0 नहीं लिया और इस वाले को 0 ले लिया, इस वाले को 0 लेते ही मोड एफ कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी सेकंड थ्योरम है जिसका नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट अपन ने किया है। और थ्योरम ये थी कि अपना एफ टी था वो एक अचर सदिश था, अचर सदिश था तो वो अपनी हमेशा अवकलज के लंबवत होता है। मतलब एफ टी अचर है तो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। कीजिए आप इसको। एक थ्योरम और बची हुई है इसमें, वो और करवा देता हूँ मैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चले आगे अपन, ठीक है। अब इसकी थर्ड थ्योरम है, कोई सदिश एफ टी का, ये तो परिमाण के ऊपर थी, अब वाली दिशा के ऊपर आएगी, उसमें डॉट की जगह क्रॉस आएगा। तो चलो देखते हैं जो भी है। थ्योरम क्या है? किसी सदिश से एफ टी की केवल दिशा अचर होगी, दिशा मतलब डायरेक्शन, अचर होगी यदि और केवल यदि दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0। तो डायरेक्शन को अचर मान के चलना है और एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी को कितना बताना है? 0 बताना है। इसमें दोस्तों एक लेमा प्रूव करना पड़ेगा, ये याद रखना है। ये थ्योरम सिद्ध करने के लिए, जिसको ऊपर में बोलते हैं लेमा को, या प्रमेय का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमेय का। तो लिख देता हूं मैं, और ये थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा अपने को बेसिकली इस थ्योरम में। तभी तो ये थ्योरम सबसे ज़्यादा बार आई हुई है। मेरी तो बुक पुरानी है, लेकिन आप देख लेना, सबसे ज़्यादा बार थ्योरम आई हुई है। इन तीनों में अगर कोई थ्योरम सबसे ज़्यादा बार आई हुई तो यही है वो। अच्छा, वो इस चेक कर लेता हूँ मैं, वो इस तो प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक लेमा किसको कहते हैं? प्रमेय का सिद्ध करना है। और ये याद रखने का तरीका बता देता हूँ इस प्रमेयिका को। देखो क्या, पहले तो ये लिख दो, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर एफ स्क्वायर एफ कैफ क्रॉस डी एफ कैफ अपॉन डी टी। याद रहेगा भाई, कैप लगा दूँ ये तो अंदर, और एफ स्क्वायर, और ये स्मॉल एफ क्या है भाई? ये तो दिख रहा है एकांक सदिश है। जो एफ है उसका जो डायरेक्शन है उसको एफ कैप से दर्शाते हैं, और जो स्मॉल एफ है वो कैपिटल एफ का बताओ क्या है? परिमाण है। स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ जो अपनी वेक्टर है उसका क्या है? परिमाण है। और जो एफ कैप है वो सदिश कैपिटल एफ की क्या है? दिशा है। तो सबसे पहले तो आपको ये लेमा सिद्ध करना है, यही इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेमा को आपको ध्यान रखना है। इसका प्रूफ मैं देख रहा हूँ, किसका? इस लेमा का। चूंकि दोस्तों एफ बराबर क्या होता है? सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण इंटू सदिश की दिशा। सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण इंटू सदिश की दिशा। और सदिश के परिमाण को आपने किससे दर्शा रखा है? सदिश के परिमाण को स्मॉल एफ से दर्शा रखा है। तो स्मॉल एफ कैप, स्मॉल एफ कैप। अब आप एक काम कीजिए, डी एफ अपॉन डी टी चाहिए ना, तो डी एफ अपॉन डी टी लिख दो। तो क्या करोगे?
d/dt, और ये f है f कैप। ठीक है, इसका क्रॉस f के साथ करना है, मतलब f क्रॉस df/dt करना है, तो f क्रॉस df/dt ये रहा, d/dt f कैप। और कैपिटल F क्या है? कैपिटल F ये रहा, स्मॉल f कैप क्रॉस, f की जगह तो ये लिख दिया, और ये कितना है d/dt स्मॉल f कैप। चलो ये दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू अपन करें तो देखो यहाँ से f क्रॉस df/dt बराबर, ये तो स्मॉल f कैप क्रॉस। अब देखो ये d/dt करना है तो स्मॉल f को रोको, df/dt, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का उकलन, फिर पहले का उकलन और दूसरे को रोका, बिल्कुल इसको ये लिख दिया। अब देखो f तो परिमाण है, अचर है, ये भी अचर है, तो ये बन गया f², ये तो बाहर आ गया, और ये सदिश ये भी सदिश, तो सदिश के साथ जाके ही क्रॉस होता है, तो df कैप/dt प्लस ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो ये तो बाहर आ गया f df/dt, और ये वाला जो f कैप है वो इस f कैप के साथ आ गया, और f कैप के साथ आके समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0, तो ये वाला पार्ट तो अपना 0 हो गया, ये वाला पार्ट तो अपना 0 हो गया, तो ये कुल मिला के f² f कैप क्रॉस df कैप/dt आ गया। तो कुल मिला के ये लेमा तो प्रूव हो गई। चलो लेमा प्रूव हो गया, आप लेमा को उतारिए। अब इसके नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट्स अपन करेंगे। तो यही इस थ्योरम की इंपॉर्टेंट चीज थी, लेमा। चले आगे। अच्छा थ्योरम तो याद अपने हटा देते हैं। अब डालेंगे इसका नेसेसरी कंडीशन। सबसे पहले तो एफ टी की दिशा को अचर लेके चलेंगे। माना सदिश एफ टी की दिशा अचर है। एफ टी की दिशा क्या है? अचर है। अब एफ टी की दिशा क्या होता है? एफ कैप। तो एफ कैप को अचर बता रखा है, और आपको पता है कि एफ टी की दिशा अचर बता रखा है, और इसके साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि एफ टी जो है उसका जो परिमाण है, देखो एफ टी की दिशा अचर है, मतलब एफ कैप को इसने क्या बता दिया? अचर बता दिया। और कोई भी सदिश अचर होता है तो फिर डी एफ कैप अपॉन डी टी बताओ कितना हो जाता है उसका? 0। एफ टी की दिशा को अचर बताया, एफ टी की दिशा एफ कैप है, एफ टी की दिशा अचर है, अर्थात कैपिटल एफ कैप बराबर कितना है? कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर। और पहली थ्योरम थी कि अगर कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है
तो उसके डेरिवेटिव का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब लेमा का यूज करो तो बाई लेमा क्या थी, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी। तो एफ कैप को ये डी एफ कैप अपॉन डी टी का मान 0 यहाँ रख दो, 0 रखते ही ये पूरे का पूरा 0 हो गया, जैसे 1 डाल दो तो 0 हो गया यूजिंग 1। तो कुल मिला के आपने एफ टी की दिशा को चर माना तो एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी बराबर 0 बता दिया। अब एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी 0 लेके चलेंगे और एफ टी की दिशा को अचर बताना है, तो वो पार्ट सफिशिएंट कंडीशन में करेंगे। तो आप नेसेसरी कंडीशन को तो उतारिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके सफिशिएंट पार्ट की अपन बात करेंगे। तो लेमा यूज आ गई, इस कारण अपन ने पहले लेमा किया था। सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन में दोस्तों अपन ये करेंगे, देखना, लेट माना ये 0, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी क्या है, 0, ये 0 लेके चला और एफ की दिशा को अचर बता रहे हैं ना, तो बाई यूजिंग लेमा क्या बोलती थी, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का जो मान होता है वो एफ स्क्वायर एफ कैप और डी एफ कैप अपॉन डी टी होता है। लेमा यही बोलती थी। अतः अब इस लेमा के अंदर इसका यूज करोगे तो इस पूरे की जगह यहाँ 0 रख दोगे तो क्या बनेगा, एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी बराबर 0। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 2 मत डालो अभी, क्योंकि इसका इसमें यूज कर दिया है। इक्वेशन 2 डाल दो और यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2 का यूज हो गया। अब आपको पता है कि एफ परिमाण है, तो एफ तो है वो कभी 0 हो नहीं सकता, परिमाण है तो कुल मिला के एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी बराबर 0, ये इक्वेशन डाल दिया 3। ठीक है, बट मैं ये जानता हूं कि एफ कैफ एक अचर सदिश है, एफ कैप एक अचर सदिश है। अतः अभी जो जस्ट पहली थ्योरम किया था वो थ्योरम ये थी कि प्रत्येक जो अचर सदिश होता है ना वो अपने अवकलज के लंबवत होता है। मतलब एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी का मान कितना हो जाता है, 0। इक्वेशन 4। एफ कैप अचर सदिश है, अच्छा दिशा को अचर बताना है। एफ कैप अचर सदिश है और अचर सदिश है तो इसका मतलब क्या है, एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी 0 है। अच्छा इसको दोस्तों एक चीज़ देखो, एकांक सदिश है उस हिसाब से देख लो, यहाँ अचर सदिश की जगह एकांक सदिश लिख लो। इसको क्या है, एकांक सदिश। भाई एकांक सदिश है एफ कैप और एकांक सदिश है उसका परिमाण अचर होता है, परिमाण अचर होता है तो एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी 0। अभी जस्ट पिछले वाली थ्योरम से कि अगर किसी का भी
एफ कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है तो परिमाण का मान कांस्टेंट होगा। और जस्ट पिछली थ्योरम क्या थी कि अगर किसी भी सदिश के परिमाण का मान कांस्टेंट होता है तो एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी क्या होता है, जीरो। अब यहाँ दो रिजल्ट आ गई, एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी भी जीरो आ गया, एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी भी जीरो आ गया। इसका मतलब ये दोनों सदिश हैं वो क्या है, समांतर है। समांतर सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है और इसके अनुसार दोनों सदिश क्या है, लंबवत है। समीकरण 3 के अनुसार एफ कैप व डी एफ कैप अपॉन डी टी समांतर है तथा समीकरण 4 के अनुसार एफ कैप व डी एफ कैप अपॉन डी टी लंबवत है, लंबवत है। उसके अनुसार समांतर है, इसके अनुसार लंबवत है। अतः समीकरण 3 व 4 एक साथ तभी सत्य हैं, एक साथ तभी सत्य होंगे जब क्या हो भैया, एफ कैप तो जीरो हो नहीं सकता, एकांक सदिश है, तो जब डी एफ कैप अपॉन डी टी का मान कितना हो जाए, जीरो। अब ये जीरो नहीं होगा तो फिर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, इसका मतलब एफ कैप है कांस्टेंट, एफ कैप कांस्टेंट। अब देखो दोस्तों, अच्छा इस नेसेसरी को हटा देता हूं मैं। मतलब ये एकांक सदिश है और इस एकांक सदिश का मान कांस्टेंट निकल के आ गया। अब कोई भी सदिश एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण कांस्टेंट होता है और सदिश भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब दिशा भी कांस्टेंट होगी। क्योंकि एफ कैप बराबर कांस्टेंट तथा एफ कैप एक एकांक सदिश होता है, एफ कैप एक एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण अचर होता है, परिमाण अचर होता है। तो कुल मिला के सदिश भी कांस्टेंट आ रहा है, परिमाण भी कांस्टेंट आ रहा है, तो दिशा भी कांस्टेंट आएगी। अरे क्या होता है, सदिश बराबर क्या होता है, उसका परिमाण इंटू दिशा ही होता है। जब सदिश भी कांस्टेंट हो गया, परिमाण भी कांस्टेंट हो गया, तो फिर दिशा भी, देखो ऐसे होता है, सदिश बराबर होता है परिमाण इंटू दिशा। तो मैंने बोला एफ कैप एकांक सदिश है, कांस्टेंट है, और एकांक सदिश है तो परिमाण कांस्टेंट हो गया, फिर दिशा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। एफ कैप कांस्टेंट, एफ कैप एकांक सदिश है होता है जिसका परिमाण अचर होता है, अतः एफ कैप की दिशा भी अचर होगी। ये कीजिए, एफ कैप की दिशा भी अचर होगी। ओके, उतारिए आप इसको। दोनों इक्वेशन एक साथ तभी सत्य हैं जब डी एफ कैप अपॉन डी टी जीरो हो, तो एफ कैप कांस्टेंट एकांक सदिश है, सदिश का मान कांस्टेंट है, परिमाण भी कांस्टेंट होता है, तो फिर दिशा भी कांस्टेंट होगी। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने इस थ्योरम को कर लिया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये अपना पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। फर्स्ट जो बी है वो अपने सिलेबस में है नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक आप इनको याद करिए, ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई, ठीक है ना। ओके।